क्रांति का मतलब आप लोग खुद समझ गए होंगे कि वो मानव कौन है, किसने देश को एक आर्थिक त्रासदी की ओर धकेल करके देश में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है कि जहां पे आप देख रहे हैं बैंक दिवालिया हो जा रहे हैं, लोगों के पैसे गायब हो जा रहे हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो वो एक ऐसी त्रासदी बन गई। आपको बताना चाहूंगा कि नोटबंदी जब हुई थी तो उस समय कहा गया था कि नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, और काला धन हमें इस रूप में अवगत कराया गया था कि काला धन कैश के रूप में होता है। सबसे बड़ी जो झूठ, या जिसे हम कह सकते हैं कि महाझूठ, हमें अवगत कराया गया था, यह कहा गया था कि काला धन कैश के रूप में होता है, और कहा जाता था कि काला धन बेड या तकियों या गद्दों के नीचे मिलता हो रहता है, उसको खत्म करने के लिए काला धन। लेकिन आप किसी एक अदने आदमी के पास अगर कोई पैसा होता है तो वो बेड के नीचे नहीं रखता, वो कहीं इन्वेस्ट करता है या कहीं रखता है। तो ये क्या होता है, हम लोगों को एक अपने माध्यम से भटकाने के लिए, या कहें कि दूसरों के प्रति एक रवैया अपनाने के लिए बताया गया था। तो आपको बता दें कि जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय 99.3% पैसा आरबीआई के पास वापस आ गया था। जब 99.3% पैसा जब वापस आ गया था तो काला धन बचा कहाँ, वो बता दें। और वो भी 99.3 के बाद जो पैसे नहीं आए 0.7%, उसमें मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं कि उसके बाद भी आरबीआई के पास काफी लोग गए थे और लाइन में लगा के रो रहे थे। काफी उसकी वीडियोस है, रिपोर्ट्स आई है, आप इंटरनेट पे एक बार गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा कि वो भी पैसे। और उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट सोसाइटीज होती हैं जिनके पैसे को काउंट नहीं किया गया था। आपको बता दें कि वो कॉर्पोरेट सोसाइटी किसकी थी, जैसे कि मान लीजिए उस समय के तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी थे, उनकी कुछ कॉर्पोरेट सोसाइटी थी, उसका पैसा तो आ गया, लेकिन अदर पार्ट जो उनके थे उनका पैसा नहीं आया। अगर उन पैसा को अगर हम काउंट कर दे तो 100% पैसा वापस आ गया। जब 100% पैसा वापस आ गया तो काला धन कहाँ रहा। ये सीधे सीधे राजनीतिक फैसला था। उस समय तत्कालीन समय जब नोटबंदी की गई थी उसके कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव था। उत्तर प्रदेश के चुनाव को काला धन के नाम पे गुमराह करके जनता को जीतने के लिए और देश को एक ऐसा संकेत दिए कि हम लोग काला धन की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नोटबंदी काला धन की लड़ाई नहीं थी। आपको मैं कुछ सच्चाइयों से अवगत कराना चाहता हूं। नोटबंदी जो थी, आपको बता दें नोटबंदी के बाद क्या हुआ था। स्विस बैंक में 50% पैसे बढ़ गए, और इस प्रश्न पे जब पूछा गया तो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री जो हुआ करते थे अरुण जेटली जी कहे स्विस बैंक में पैसा जो होता है वो काला धन नहीं होता। 2014 से पहले स्विस बैंक का पैसा काला धन हुआ करता था। उसके नाम पे ये लोग तो सरकार में आ गए। जब सरकार में आए पैसा डबल हो गया तो क्या कहते हैं कि काला धन जो स्विस बैंक में है वो नहीं है। और उसके बाद की कुछ और सच्चाइयां हैं, जैसा कि उस समय कहा गया सबसे पहले देश का संवेदनशील मुद्दा है आतंकवाद और माओवाद। देश को क्या किया, इन दोनों मुद्दों पर गुमराह किया गया। बोला गया कि देश जो ये कर दिया जाएगा, नोटबंदी कर देने के बाद ये दोनों मुद्दे जो है जड़ से खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उस रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि नोटबंदी के बाद आपने देखा होगा, मैं कुछ हमले बता देता हूं, जो छोटे हमले नहीं, छोटे हमले तो बहुत हुए, उसके बाद बड़े हमलों की बात करता हूं। आपने देखा होगा उरी हुआ, पठानकोट हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा हमला पुलवामा हुआ। अगर बताइए नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाता तो क्या ये पुलवामा होता? ऐसा कुछ नहीं था। वो देश के सेंटीमेंट, युवाओं के सेंटीमेंट, जनता के सेंटीमेंट से खेला जाता है। एक अपने आप को घपला या प्रायोजित लूट करने के लिए हमें तो सेंटीमेंट की तरफ धकेल दिया जाता है, लेकिन अपने लूट करके घर भर लिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या है, हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि देशभक्ति के नाम पे वो क्या कर रहे हैं, उसको नहीं, उसे हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और चिंतन मनन, और उसके बाद कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तब जाकर के हम अपने देश को बचा सकते हैं। आपको बता दें, हम युवाओं की जिम्मेदारी होती है, और सबसे पहले विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद भारतीय नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी होती है कि हमें किसी के एजेंडे में नहीं पड़ना। नोटबंदी एक एजेंडा बना करके देश को लूट लिया गया, आर्थिक आपातकाल की तरफ धकेल दिया गया। हम लोग कभी आतंकवाद के नाम पे उसको सहमति देते रहे, कभी हम लोग उसको कि बड़े बड़े कारपोरेटरों का पैसा आ जाएगा। बड़े कारपोरेटर कभी लाइन में नहीं लगते हैं, आपने देखा होगा, कारपोरेटर कभी लाइन में नहीं लगते। हम लोग लाइन में धक्के खाए। आपने एक समय नोटबंदी के समय वीडियो आई थी, पुलिस कैसे पीटती थी लाठियों से, याद है? हम लोग लाइन में लगते थे अपने पैसे जमा करने या निकालने के लिए, पुलिस हमें लाठियों से पीटा करती थी। तो वो दिन हम नहीं भूले हैं। बस ये है कि हमें अब नोटबंदी से एक प्रेरणा लेना चाहिए कि आगे इस समय इस टाइप के कोई मुद्दे से अगर हमें गुमराह करना चाहे तो हम गुमराह नहीं होंगे। और आप लोग हमारे साथ वादा कीजिए कि अगर इस टाइप का कोई मुद्दा आएगा तो खुल करके विरोध करेंगे, और देश की तरक्की के साथ
देश की तरक्की के लिए आप लोग जिस लेवल पे लिख सकते हैं तो लिखेंगे। अगर आप लोग उसे कैसे भी 2-4 आदमियों के पास जा करके उसे आप लोग प्रदर्शित कर सकते हैं तो प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि देश रहेगा तभी पार्टियां रहेंगी, हम आप रहेंगे। नोटबंदी करके आपको बता दें, नोटबंदी से क्या हुआ? नोटबंदी हुई, देश आर्थिक आपातकाल की तरफ चला गया। आर्थिक आपातकाल मतलब समझते हो? जब हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे तभी देश मजबूत रहेगा। जब देश मजबूत रहेगा तभी हम किसी पड़ोसी मुल्क जो हमारे दुश्मन मुल्क है उसको आंख दिखा सकते हैं। हम आर्थिक रूप से खाने के लिए 2-2 दाने के लिए तरस रहे हैं तो हम आंख कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हम अपनी मजबूती कर ले, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, हमारे पास इतना धन बल हो कि हम 1 रफेल 36 रफेल नहीं, हमारे पास हजारों रफेल जैसे लड़ाकू विमान हो। जब हमारे आपको देखा होगा कि सीआरपीएफ के पैसे काट लिए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से एक्सक्यूज क्या दिया जा रहा है कि हमारे पास राहत, हमारे पास कोष में पैसे नहीं है। तो ये देखिए, देशभक्ति का तो नाम पे हमें आपको वोट लेने के लिए यूज किया जाता, बोला जाता है पुलवामा के जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हो तो हमें वोट करो। वो देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति ये है कि हम अपने देश को कितना मजबूत सशक्त बना सकते हैं। तो इन्हीं बहुत नोटबंदी के लिए मैंने पूरी पुस्तक लिखी है, आप उस पुस्तक को अमेजोन पे भी उपलब्ध है, आप उसको पढ़िए तो आपको नोटबंदी का, आपको बस एक और अर्थव्यवस्था की बात करूंगा मैं। उस समय कहा गया था कि नोटबंदी के बाद हमारी देश की अर्थव्यवस्था बूम पे जाएगी। बूम मतलब समझते हो, एकदम एकाएक जाएगी ऐसी यूं। लेकिन क्या हुआ मैं वो बताना चाहता हूं। नोटबंदी हुई, इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जानते हैं? मैं बता रहा हूँ। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब होता है जो गांव में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, छोटे छोटे लोग जो बिजनेस व्यापार करते हैं, उन लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। मतलब मैं बेड़ा गर्क जैसे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए कि उन लोगों का 6 महीने तक उनके पास कोई काम नहीं आया। उस समय शादी का ब्याह का मौसम था, सब लोग स्टॉक ला के रखे थे, कुछ नहीं बिका, उनका व्यापार चौपट हो गया। उसके साथ साथ बहुत सारे जो इनफॉर्मल सेक्टर लगभग में 65% जॉब देता है, उस पूरे सेक्टर को तबाह कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लाया, जीएसटी तो उसके लिए जो होता है श्रद्धांजलि का कार्यक्रम कर दिया। वो तो नोटबंदी ने तो उन्हें मारा था और जीएसटी आकर के श्रद्धांजलि कर दिया। क्योंकि मैं छोटा सा जीएसटी का नाम लेना चाहूंगा। जीएसटी आई 2 साल के अंदर 300 उसमें चेंज हुए। आप बताइए, एक व्यापारी 300 चेंज अगर करेगा, वो चेंज करवाता फिरे या काम करता फिरे? तो ये दिक्कत है, सरकार की नीतियों में ये दिक्कत है। तो आपको बता दें, नोटबंदी से पीएमसी जैसे घोटाले होते हैं जो उनके कारपोरेट यार हैं। या आपको बताना एक छोटी सी और चीज अवगत कराना चाहता हूं, नोटबंदी क्या होता है कि और सरकार की नीतियों में क्या डिफरेंस है। नोटबंदी से बैंक में पैसे आते हैं, बैंक में पैसे आने के बाद आपने सुना होगा डीएचएफएल, वीडियोकॉन, आईएलएफएस, ये सब इतने बड़े बड़े 90,000 करोड़, कोई 80,000 करोड़, कोई 31,000 करोड़ के घोटाले हो जाते जब बैंक में पैसे आए। और इनके यार लेके दुबई कोई निकल जाता है, कोई यूएस निकल जाता है, कोई कनाडा निकल जाता है। तो उनको रोकना है हमें, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। किसी भी निर्णय को, सरकार के निर्णय को सबसे पहले सोचेंगे, समझेंगे और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। उसी मैंने अपने दायित्व को निभाते हुए मैंने इस पुस्तक को लिखा कि मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच नोटबंदी की जो एक एक कड़ी जोड़ जोड़ के पुस्तक लिखी है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको नोटबंदी का काला चिट्ठा समझने को मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। पुस्तक का लेखक होने की वजह से मुझे नोटबंदी में बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं वहां इतना विस्तार से नहीं। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग पुस्तक को जरूर पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा पढ़वाने और लोगों को समझाने की कोशिश करें। पुस्तक अमेजॉन पे अवेलेबल है, आप लोग पढ़ें, आप लोगों और यहाँ पे आए, हमें सुने। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। अब इसी नोटबंदी पर बोलने के लिए एक व्यापारी हमारे सामने हैं, उनकी भी इच्छा है कि हम चंद शब्दों में अपनी बात रखें। श्री अभिमन्यु गुप्ता जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखें। धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। 3 साल से जिस दिन से नोटबंदी लागू हुई, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और हर राजनीतिक मंच पर जीएसटी और नोटबंदी की हर खामी और देश के हर नागरिक की हर समस्या को नोटबंदी के रूप में और जीएसटी के रूप में आपने लगातार उठाया। और आज 3 वर्ष बीतने के बाद भी मुझ जैसे एक आम से एक व्यापारी या एक सदस्य को आपने इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर मुझे समय दिया, कुछ चंद सेकंड का भी, ये आपका बहुत बहुत एहसान है इस प्रदेश के लाखों व्यापारी और दुकानदारों के लिए। अध्यक्ष जी, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी और उस त्रासदी से, जैसा भी पांडे साहब ने बताया, वो जो बूम का हम लोग को वादा किया गया था कि आतंकवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा,
उसके क्या क्या नतीजे आए। जिस तरीके से नागासाकी हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा और कई सालों तक उसके रेडिएशन के इफेक्ट आए, अब जाके 3-3 सालों बाद जब बेरोजगारी और इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, तब जाके समझ में आ रहा है कि नोटबंदी ने हम लोग को कितना इफेक्ट किया। हम इतना ही कहेंगे अध्यक्ष जी कि लगातार हम लोग को वादा किया गया था कि नक्सलवाद आतंकवाद कम होगा। अभी 3 साल बाद आपको झारखंड में अगर 5 चरणों में चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, तो उसका भी चुनाव आयोग को रीजन देना पड़ रहा है कि नक्सलवाद की समस्या है। 3 साल बाद अगर कश्मीर में हमने धारा 370 हटाई, हम सब चाहते हैं देश एक हो, पर उसमें भी आपने इतने दिनों तक इंटरनेट को बंद किया और वहां कर्फ्यू की स्थिति रही। तो आप समझ सकते हैं कि नोटबंदी के बाद क्या नतीजा आया। काला धन तो कोई नहीं आया, हर घर से हर गरीब का पैसा निकला। हम एंड में इतनी बात कहेंगे कि मोदी तेरी नोटबंदी इतिहास को दे गई सीख, देश दर्द से चीखा, व्यापारी मांगे भीख। धन्यवाद अध्यक्ष। धन्यवाद अभिनव गुप्ता जी। अब हम आज के दिन ही इस भारत की अर्थव्यवस्था चौपट करने में सरकार का जो योगदान रहा और आज ही के दिन जन्म हुआ जिनका, खजांची नोटबंदी के दौरान लाइन में उनकी मां लगी थी और वो पैदा हुए, उनका जन्मदिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सब लोग आज यहाँ पर फिर मनाने जा रहे हैं आपके सामने। अब मैं अनुरोध करूंगा जो एस भारती प्राप्त हैं और नहीं लिखा है, लिखा है यार, कहाँ गया वो एजेंडा, कहाँ चला गया? नहीं है। ये बीन वाले को अकेले आने, अब अनुरोध करेंगे बीन वाले को अकेले आगे आने दो, आगे आने दीजिए बीन वाले को अकेले। जी जी। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो तस्वीर बनाकर लाई हैं, एस भारती से पुरस्कृत हैं और वो भेंट करने जा रहे हैं आपके सामने। हाँ, कोई नहीं दे। ये हस्त निर्मित चित्र है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ आप सारे लोग उनकी प्रतिभा पर अब इसके बाद खजांची जी का जन्मदिन मनेगा। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस को संबोधित करेंगे। तदुपरांत हमारे जो महेंद्र चौहान जी के साथ लोग हैं या हमारे हवलदार जी के साथ हैं, सुल्तानपुर के लोग हैं, हमारे ब्रजेश के साथ हैं, विनीत कुशवाहा के साथ हैं, उनका फोटो इस जन्मदिन के बाद प्रेस होने के बाद सारे लोगों का बारी बारी से होगा। वही काटेंगे ना। हाँ हाँ, आगे नहीं, पीछे वालों को खजांची का जन्मदिन आपके सामने और केक भी है और हम सब लोग
आप पहले बताते हैं आप बात गलत बोल रहे हैं आप क्लियर बोलते रहेंगे। और रुक जाओ। अभी डॉक्टर विश्राम यादव जी द्वारा लिखित पुस्तक का भी विमोचन होना था। डॉक्टर विश्राम यादव जी, सनातन पांडे जी लेकर जाएं ये किताबें सब। देखिए किसी महापुरुष का किसी पर आशीर्वाद होता है, खजांची पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद होने से पूरे देश दुनिया में खजांची का इतिहास बना और आज उनका जन्मदिन बना। और ये डॉक्टर विश्राम यादव जी द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। डॉक्टर विश्राम यादव द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। इस पुस्तक विमोचन के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस के साथियों से बात करेंगे। उसके बाद जो लोग ज्वाइन करने आए थे महेंद्र चौहान जी के साथ, हमारे श्री राम पुष्कर, विनीत कुशवाहा, हवलदार यादव जी के साथ रामजग जी हैं, श्रृंगारी गौतम जी हैं, इन सब का फोटो होगा। लेकिन प्रेस के बाद इन सब का होगा। हवलदार जी आप सबको आ जाइए। अब हम अनुरोध करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि प्रेस के साथियों से अपनी बात रखेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि खजांची के जन्मदिन पर उसने निवेदन किया, आप सब लोग आए। मैं आप सब का बहुत बहुत आभारी भी हूं, क्योंकि कार्यक्रम जैसे ही नोटबंदी की किताब का विमोचन हुआ, माहौल दूसरी तरफ चला गया। लेकिन मुझे खुशी है कि आप में से जितने लोगों ने जैसे ही केक को देखा तो चेहरे पे रौनक आ गई। ये नहीं है कि नोटबंदी ने सब कुछ खराबी किया हो, सब कुछ बर्बादी किया हो नोटबंदी ने।
या नोटबंदी से पहले केवल गुमराह करने के लिए फैसले लिए गए हों, लेकिन नोटबंदी में कम से कम एक बच्चे को जन्म लेने का मौका मिला, वो भी बैंक में। ये देखो नोटबंदी की कितनी बड़ी उपलब्धि है। हमें आज तक उपलब्धियां पता हो ना पता हो, जिस वजह से फैसला लिया गया उस पर सरकार पूरी खरी उतरी हो न उतरी हो, काला धन वापस आया हो ना आया हो, भ्रष्टाचार खत्म हुआ हो न खत्म हुआ हो, चाहे बेरोजगारी बढ़ गई हो, चाहे किसान मजबूर हो गया हो आत्महत्या के लिए, और चाहे बैंकों को मर्ज करना पड़ गया, बैंकें मर्ज हो गई, आतंकवाद खत्म हुआ हो न हुआ हो, कम से कम एक खजांची तो पैदा हुआ। और देखो, अगर खजांची का भाग्य नहीं बेहतर हो सकता है, जो जन्म ले बैंक में, अगर उसके भाग्य में, उसके जीवन में कोई बदलाव ना आए, तो समझ लेना हम आप जितने लोग बैठे हैं, किसी के जीवन में बदलाव नहीं आया होगा नोटबंदी से। कम से कम सरकार बताए कि आज बाजार में कैश कितना है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है घटा है, इंपोर्ट बढ़ा है घटा है, कम से कम सरकार ये आंकड़े तो दे। इन्वेस्टमेंट कितना आया है, कश्मीर में जब कभी पहुंचेगा इन्वेस्टमेंट पहुंचेगा, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में तो कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाता। और जब हिमाचल में नहीं आ सकता, मध्य प्रदेश में नहीं आ रहा हो इन्वेस्टमेंट, और प्रदेशों में ना आ रहा हो, तो उत्तर प्रदेश और कश्मीर में कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा? क्या विदेशी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? और फिर क्या नोटबंदी ने बेरोजगारी नहीं बढ़ाई? क्या हमारी जीडीपी कहां पहुंच गई है? आसपास के जितने भी देश हैं उनका पैसा मजबूत हो रहा है, हम डॉलर के मुकाबले कहां खड़े हैं? हमारा रुपया बताओ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? और अगर खजांची जैसे बच्चे का जीवन में कुछ बदलाव नहीं, तो कहीं कोई बदलाव नहीं। नौकरियां, नौजवानों, रोजगार भूल जाओ, अब नौकरियां नहीं हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही होती जितनी बीजेपी कह रही थी, तो शायद इतनी बैंकें नहीं डूबती, इतने लोगों को भारत छोड़ के नहीं भागना पड़ता। कुछ तो पैसा लेकर के चले गए भारत से, कुछ लोग तो पैसा लेकर के चले गए जो कभी नहीं मिलने वाला, और कुछ लोग डर करके चले गए, और कुछ लोग अपना और अपने परिवार के जीवन को बेहतर करने के लिए भारत को छोड़ के चले गए। न जाने कितने लोग चले गए। और अगर हमारे खजांची में भी पैसा होता तो वो भी दुनिया के किसी देश में जाकर के बस जाता, जैसे बहुत सारे पैसे वाले लोग बस गए जाकर के। अब तो हम बेरोजगार, किसान दुखी, और हम और आप ही लोग हैं दुखी लोग हैं। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं दीपक कुमार को, जो कम से कम दीपक के माध्यम से कुछ न कुछ रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। आए दीपक, लेकिन थोड़ी देर में आए दीपक। पहले दीपक आ जाते तो न जाने कितने लोगों को समझ में आ जाता। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, कम से कम उन्होंने किताब में जो घटनाएं हुई, जो तमाम कारण रहे, या जो अर्थव्यवस्था को चौपट किया, वो सब चीज़ों को आपने शामिल किया है। जो परेशानियां रहीं, जो बैंकों के सामने खड़ा होना पड़ गया, लाइन लग करके खड़े रहे लोग, और उत्तर प्रदेश देश में वो प्रदेश था जिसने सबसे ज़्यादा ब्रांचेस खुलवाई थी। अकाउंट तो खुले ही खुले थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रांचेस खुलाई थी। हमारे इलाहाबाद बैंक एक बड़ी बैंक थी, उत्तर प्रदेश का एक सम्मान था। ये सही है कि प्रयागराज हो जाए तो ठीक है, लेकिन हमारे साथी जानते होंगे अब इलाहाबाद बैंक का नाम भी खत्म कर दिया है सरकार ने। इकलौती उत्तर प्रदेश की बैंक जिसका नाम इलाहाबाद बैंक था। देखो, नोटबंदी का असर ऐसा दिखाई दिया कि अब इलाहाबाद बैंक नहीं दिखाई देगी, किसी दूसरे नाम से बैंक जानी जाएगी। इलाहाबाद से प्रयागराज हो जाए तो ठीक है,
लेकिन इलाहाबाद बैंक का ही नाम डूब गया अब तो। इसलिए बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं के गौतम जी को, इन्होंने हमारी मदद की, इनके सभी साथी सहयोगी हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और जो सिद्धांत लेकर के आप चले हैं, जो संघर्ष आपने मान्यवर काशीराम जी से सीखा, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को आगे लेकर के चल रहे हैं, लोहिया जी के सिद्धांतों को आगे लेकर के चलेंगे। मैं समझता हूं इन्हीं सबके सिद्धांतों से देश का और समाज का भविष्य बेहतर होगा। मैं ऐसे समय पर जो आए हैं और जिन्होंने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, हम भी थोड़ा डर करके कहते थे, लेकिन जब से मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं, लोगों का दुख समझा है, परेशानी जानी है, और बाई इलेक्शन आ गया है, समय कितना भी हो, लेकिन हम समाजवादियों को भरोसा हो गया है कि आने वाले समय में सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। उसको कोई नहीं रोक सकता, न नोटबंदी रोक सकती है, न जीएसटी इस बार, और ना ही धोखा देने वाले मुद्दे, और ना ही वो जो धुआं उड़ा करके हम लोगों को कभी कभी दूसरी दिशा में भेज देता है, कुछ है ऐसा नशा, वो भी नहीं गुमराह कर सकता अब तो हमें। वो ऐसा नशा है, कभी कभी आता है और हम लोगों को गुमराह कर देता है। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे नौजवान, उनकी पीड़ा बड़ी है, उनका दुख बड़ा है, नौकरी रोजगार का सवाल बड़ा है। इस बार वो भी धुआं असर नहीं करेगा और 22 में सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा होगा उत्तर प्रदेश के जनता ने जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार है। आप कहीं उठा करके देख लीजिए, तहसील स्तर पर, थाने के स्तर पर। ये सही है कि हमारे पुराने गवर्नर साहब कम बोलते थे, लेकिन जाते जाते वो कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर गए थे। और हमें खुशी है कि जब लेडी गवर्नर आई, उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने कहा स्वास्थ्य विभाग से ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, उन्होंने खुद अपना कहा। और सरकार ये जानती है, लोग जानते हैं कि ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जिसमें भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। गाय ठंड में कैसे बचेंगी? गाय मां हमारी, बताओ, गाय मां को ठंड लगने लगी, सरकार के पास कोई योजना नहीं है। बच्चों को अभी स्वेटर नहीं बट पाए हैं, तो बच्चों की सर्दी कैसे बचेगी और गाय मां की सर्दी कैसे बचेगी? ये सवाल बड़ा है सरकार के सामने। और जितना पुलिस अन्याय कर रही है सोचा नहीं जा सकता। पुलिस लगातार झूठे मुकदमे लगा रही है और बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, कितनी बेटियों के साथ घटनाएं हुई हैं, इतना कभी भी उत्तर प्रदेश में असुरक्षित बहनें और बेटियां नहीं हुई जितना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हमारे लोग डेलीगेशन लेकर के आए हैं। कोई दिन नहीं जाता है पार्टी कार्यालय में जहां कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ना आता हो जो बता रहा हो कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, बर्बाद हो गई। अभी फरक्काबाद से लोग आए हैं, पहचान उनको, उनकी बेटी के साथ जो घटना हुई, सोच नहीं सकते आप। जो हुआ उसके साथ कोई सुनने वाला नहीं है, और उसको बचाने वाले लोग कोई हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी जो घटना हुई कानपुर देहात में, कानपुर नगर में या सुल्तानपुर में या और जगह पर जो सूचना मिल रही है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे से मदद कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ जनता ने अभी सहयोग और समर्थन दिया, जो बाई इलेक्शन में दिखाई दिया। हमें उम्मीद है कि इसी तरह समाजवादी लोग काम करेंगे और जनता का समर्थन लेकर के आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की बनेगी। मैं एक बार फिर के गौतम जी और उनके सहयोगी साथियों को और महेंद्र चौहान जी के साथ, जो बहुत बड़ी संख्या में चौहान समाज के लोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, एटा के बहुत सारे जिम्मेदार लोग जो अलग अलग पार्टी से शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। जिन साथियों का नाम भूल गए, नाम नहीं ले पा रहे हैं,
उन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वागत करता हूं। सच तो आप लोग भी जानते हो, सच आप लोग जानते हो कि किसको बचाया जा रहा है। हमसे ये सवाल तो पूछते हो कि हमने एक्सटेंशन दिया किसी को, लेकिन कभी सरकार ने ये जवाब क्यों नहीं दिया कि कब कब पैसा बैंक में जमा किया और किसके हस्ताक्षर से पैसा जमा किया गया है। जो लोग समाजवादी पार्टी पर सवाल पूछते हैं, कम से कम जवाब दें कि किस बैंक को खुश करने के लिए आपने पैसा दिया है, उन बैंकों को। और फिर अभी तो बड़े लोग इसमें फंसेंगे, जो बड़े कुर्सी पर बैठे लोग हैं। सरकार किसको बचा रही है? और उस पर पर्दा डालने के लिए जाने कौन से अधिकारियों को कहा कि आप रिटायरमेंट हो गए हैं, रिटायर हो गए आप। किस पे पर्दा डाल रहे हैं आप? जनता जानना चाहती है, कर्मचारी जानना चाहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, ये बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो गया। लगातार रोज आपकी तरफ से भी इस तरीके के बयान आते हैं और जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के समाजवादी पार्टी और आप खुद बड़ा सवाल सरकार पर उठाते रहे हैं। अब एक ऐसे समय में जबकि देश के सामने और उत्तर प्रदेश में जहां केंद्र है, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है, आपको लगता है कि ये सरकार उस स्थिति को टैकल करने में सक्षम होगी? इसमें ऐड ऑन करूंगा, जिस तरीके की एक्सरसाइज चल रही है प्रदेश भर में, चाहे सिक्योरिटी लेवल पर हो या दूसरे लेवल पर, आपको लगता है कि सरकार को इस बात का डर है कि फैसला आने के बाद माहौल खराब हो सकता है, उस हिसाब से सारी चीजें की जा रही है? हम सरकार में तो नहीं है, हम तो फैसला जो भी होगा उसका स्वागत करेंगे और मानेंगे उसका। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको मानेंगे। और कई बार कहा है आपसे, जिन्हें पहले से जानकारी हो जाती थी या जो पहले से कुछ कहना लगते थे, उनसे पूछिए सब बातें। क्या मेरे कहने से व्यवस्था ठीक कर लेंगे? हमने तो कहा कि जिम्मेदार कोई है भ्रष्टाचार के लिए जो इतना बड़ा हुआ है बिजली विभाग में। और सोचिए कभी आप भी तो इसी प्रदेश में रहोगे और रहना है आपको। एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई जिस सरकार ने, कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछाई। जितनी बिजली के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया वो समाजवादी सरकार ने किया। और बताइए क्या कर दिया आपने? जनता को बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किस बात के लिए आपको पैसा चाहिए? तो क्या हमारा कहना मान जाएगी सरकार? हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। क्या हमारे कहने से इस्तीफा दे देंगे? ये तो आप भी जानते हो। अच्छा, हमारे जानने से होगा। ये तो देखिए लोकतंत्र में कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा लगता है कि प्रेस के लोग इतने मजबूर दिखाई दे रहे हैं। कितने अच्छा लग रहा है मुझे। ये मैं आपको बता रहा हूं, जब मेरी तस्वीर दिखती थी टीवी पर किसी कानून व्यवस्था के सवाल पर, तो मुझे लगता था कि मैं कैसे रोक पाऊंगा। हम तस्वीर नहीं रोक पाए। हर घटना में तस्वीर दिखाई देती थी। अखबार में क्या लिखा जाता था हम भी जानते थे। आज इतना सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने कमजोर दिखाई दे रहे हो, लेकिन हमारा साथ देते हो, इसके लिए धन्यवाद। अरे वो कोई बड़ा चैनल है लगता है। लोकसभा चुनाव में जो खर्चा किया था राजनीतिक पार्टियों ने, वो अपना अपना ब्यौरा दिया है। उसमें कांग्रेस के 820 करोड़ सामने आए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव से कहीं ज्यादा अमाउंट खर्च किया है। लेकिन बीजेपी ने अपना ब्यौरा नहीं दिया है। इस पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं तो ये आपसे ये चाहूंगा कि जितनी जितनी कंपनियां डूबी हैं नोटबंदी के दौरान या जीएसटी या तमाम वजह से, जिन लोगों ने इलेक्शन बॉन्ड दिया उसकी आप लाइन चला देना, ब्रेकिंग न्यूज़।
तो शायद हम जान जाएंगे कि खर्चा और जो हो सकता था, कुछ ऐसा भी खर्चा हुआ होगा जो हमें आपको नहीं दिखाई दिया है। चुनाव में तो होता ही है ऐसा खर्चा, और फिर बीजेपी से ज्यादा कौन खर्चा करेगा। इसलिए समय लग रहा होगा उनको हिसाब किताब बनाने में, क्योंकि मुझे खुशी है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी के नेता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि नेताजी के खिलाफ जो केस था उसको उन्होंने वापस लेने की अर्जी दी है। तुम कहाँ बात करते हो, तुम्हारा तो परिवार वाले लोग हो, खटास कहाँ हो रही है यहाँ पे। जिन पे परिवार नहीं है वो सवाल ये करें तो अच्छा लगता है। ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि आप ये कौन ऊर्जा मंत्री हैं जिन्हें जाना चाहिए, वो बैठे उन्हीं के संग। सोचो मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते, वो जानते कि सब कुछ यही है। उनका कहना है कि अखिलेश जी राजनीति कर रहे हैं, ये अधिकारियों देखिए मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। का सवाल हुआ है। यूपीपीसीएल का जो फैसला होता है वो उन लोगों का अपना गवर्निंग बोर्ड करता था, सरकार का उसमें कोई लेना नहीं था, सरकार को गलत सवाल उठाया अधिकारी को बचाने के लिए अपने वक्त। देखिए हम किसी अधिकारी को नहीं बचाना चाहते और किसी राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है और कर्मचारियों के पैसे का सवाल है। इसलिए सरकार को सच्चाई सामने लानी चाहिए, ईमानदारी से वो बातें जनता के बीच में रखनी चाहिए जो हैं, जो हुई हैं। अगर हम यही जानना चाहें और अगर हम आपसे जानना चाहें कि वो पैसा किन किन तारीखों में किस किस बैंक में गया, आप बता दो हमें। हमें तो जानकारी नहीं, हम तो जानना चाहते हैं सरकार से, सरकार बताना ही नहीं चाहती है। हम किससे पूछें? आप हमें बता दीजिए। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप बताइए मुझे। मैं तो आपसे ही जानना चाहता हूं किन किन तारीखों में पैसा गया है। और ये जो बैंकें डूब रही हैं नोटबंदी से कम खजांची को जन्मदिन पे 1100 रुपए तो देते तुम। अरे हमें खुशी है उन लोगों को जिन्होंने पैसा दिया, मदद की उसकी। अरे कुछ जेब में हो तो दे दो उसको थोड़ा बहुत, या केवल पैकेज ही लेते रहोगे? नहीं हम देंगे, डबल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये मैं धन्यवाद दे चुका हूँ, आज दूसरा बात नहीं कहूँगा। एक ही दिन दो तरह की बात नहीं हो सकती। 1100 रुपए उनसे फिर मांगेंगे 1100। लेकिन केरल ने एक काम अच्छा किया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने जा रहे हैं। और अगर याद कीजिए आप लोग, उस समय शायद प्रेस में एक आध बार मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी हम एक्सप्रेस वे दे रहे हैं, इस पे बुलेट चला लो या इसके किनारे ऑप्टिकल फाइबर बिछा दो। ये कम से कम एक बड़ा काम किया है केरला की सरकार ने। लेकिन इस तरह कर्मचारी केवल एक नहीं, आप उत्तर प्रदेश में जानकारी कर लें, एक तो किसी की भी हत्या हो सकती है, ये नोट कर लीजिए आप। दूसरा ये है कि कोई दिन बकाया नहीं है जिस दिन उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या न कर रहा हो। एक किसान आत्महत्या प्रतिदिन कर रहा है। बताओ सरकार क्या मदद कर रही है? वो एक्सीडेंट एक्सप्रेसवे पे हुआ था, जितने लोगों की जान गई, बताओ किसी परिवार की सरकार ने मदद की हो? कुछ परिवार के सदस्य हमसे मिलने यहां पर आए, कोई मदद नहीं हो रही उनकी। आखिरकार क्यों? और जो बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसमें भेदभाव है, मदद के लिए भेदभाव हुआ है मदद में। सरकार चुपचाप मदद करती है, कुछ लोगों की नहीं करती। जात के आधार पर मदद कर रही है सरकार। नहीं हम कुछ नहीं, हम उत्तर प्रदेश के बारे में ही कहना चाहेंगे। केवल हम तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब से ठोको नीति चली है कोई जान ही नहीं रहा है किसको ठोकना है। और लगता है दिल्ली ने भी वही ठोको नीति समझ ली उत्तर प्रदेश से।
ये सवाल है कि 22 साल के बाद कुछ मामले सामने आ रहे हैं। स्कैम पीएफ सिस्टम आया, अभी सूचना विभाग का एक मामला है जहाँ पे करोड़ों का जो टेंडर तो लगता है कि 22 साल बाद जो है अब ये घोटाले सामने आ रहे हैं। आप देख लेना, उत्तर प्रदेश का शौचालय का सबसे बड़ा निकलेगा घोटाला। शौचालय शौचालय आप भी 1100 रुपये खजांची में भिजवा देना। एक ही बात कहेंगे, आज दूसरी बात नहीं कहेंगे। क्यों केवल हमसे ही सवाल पूछते हो, किसी और से नहीं पूछ पाते हो? ठीक है, देखिए अभी अभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है और जनता ने मतदान किया है। हमें अभी भी जीत के बाद भी भरोसा कम है। जनता चाहती है कि बैलेट से वोट पड़े। इधर दुनिया में जहाँ जहाँ वोट पड़े हैं, दुनिया में कई जगह देशों में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ जहाँ जहाँ वोट पड़े हैं बैलेट से कई जगह पड़े हैं। तो जब उतने बड़े देशों में जो हमसे आगे हैं हर चीज़ में, वहाँ की जनता पसंद कर रही है बैलेट, तो हम क्यों नहीं पसंद कर रहे बैलेट? और अब तो मशीन के बाद मशीन और फिर मशीन। बताओ, जहाँ पर देश में शौचालय में पानी ना हो, वहाँ वोट डालने के लिए मशीन के बाद मशीन और फिर मशीन। बताओ, पहले तो एक मशीन पे वोट डलता था, अब तो 3 मशीन हो गई। ईवीएम है, एक और मशीन है, फिर वीवीपैट है, सवाल खड़े होंगे तो एक और मशीन आ जाएगी। तो मशीन में हम वोट क्यों डालें? फिर मशीन तय करे। हमारा स्टैंड साफ है, हम बैलेट के लिए हमेशा मांग करते रहे और मांग करते रहेंगे। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते अभी, ये समय आने पर उस पर भी बात होगी। जूनियर को पूछ लेने दो। नहीं, मीडिया पे कोई दबाव नहीं होगा। हम तो बस भारतीय जनता पार्टी से सीख लिए हैं कुछ। नहीं, हम नहीं दबाव नहीं मान रहे, हम तो बस सीख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कुछ। कोई दबाव नहीं है। मैं आप सब प्रेस के लोगों का एक बार फिर खजांची के जन्मदिन पे आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अपने जितने साथी दूसरे दल छोड़ करके आए, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अबू आसमाज भी आ गए। अरे बहुत बधाई। सुनिए, एक मिनट। तो आप लेट क्यों हो गए? अरे कुर्सी में आओ, आ जाओ। मैं नहीं, गुलदस्ता लाओ, अबू आसमाज साहब के लिए, रईस आ जाओ। मैं इस मौके पर हमारे जो अध्यक्ष हैं और फिर एक बार विधायक जीते हैं, बनकर के आए हैं, और उनके साथ एक साथी को और जिता के लाए, रईस को, मैं इन दोनों विधायकों का स्वागत करता हूं। और महाराष्ट्र और खासकर मुंबई की जनता जिन्होंने इनको चुन करके भेजा है, उनका भी बहुत आभार करता हूं, बधाई देता हूं कि समाजवादी पार्टी का पहले से ज़्यादा खाता खोल दिया है। और मैं इन दोनों साथियों का इस गुलदस्ते से स्वागत करता हूं। हाउस बड़ा हो गया। और इसी के साथ साथ ये नवल किशोर टंडन जी जो हैं, वो समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। कौन कौन शामिल हो रहा है? और अच्छा, चलिए, बहुत अगर हो तो ठीक है। आइए विधायक जी, बहुत धन्यवाद। ये पीछे बैठे रहे, पुराने लोग पहचान नहीं पा रहे थे, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। हेलो, आप दो, बहुत बधाई।
ये अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अध्यक्ष जी बता देना, अभी बुला लेना। महेंद्र जी, अभी जैसे प्रेस के लोग जाएंगे उसके तत्काल बाद आप लोग अपने लोगों को रोके रहे हैं। हाँ, श्यामदेव जी का नाम है, आपने बता दिया। नहीं, अभी तो सुनने में आ रहा कि डर रहे हैं विधायक। क्या चीज? इतने आसान नहीं है। क्या महाराष्ट्र आप बता दो? जिसको हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे उसको सपोर्ट करेंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं और अब वो दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी फिक्र उनको नहीं है, उनको सत्ता की फिक्र है। दोनों एक साथ इलेक्शन लड़े हैं और अब सत्ता के लिए दोनों जो है बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। लोग परेशान हैं वहाँ पर, लेकिन हम लोग सपोर्ट उसी को कर सकते हैं जिसको हमें यहाँ से हमारी पार्टी के लीडर का हुक्म होगा। यहाँ के लोग जो रिश्तेदार परिचित हैं वहाँ के लिए दबाव बनाए, वोट आपका साथ है, लेकिन जीतने के बाद हम आ रहे थे सतना से ट्रेन में 10 लोग मिले तो उनका ये कहना था कि आदमी साहब को हम लोगों ने इतना स्नेह दिया लेकिन वो जातीयता के आधार पर अभी से बिखरने लगे हैं। नहीं ये तुम फिर वो लाए धुआं उड़ा रहे हो। धुआं उड़ा रहे हो, इनको चिलम दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आपका एजेंडा हो सकता है, हमारा एजेंडा एक्सप्रेस वे है, कभी चले उस पर? नहीं, ये नहीं, उसमें मत बोलिए। नहीं, मगर एक बात सुनिए, मैं जब यहाँ आया था तो मैंने सबसे आह्वान किया था, निवेदन किया था, और मैं बहुत आभारी हूँ समाजवादी पार्टी के परिवार के लोगों का। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, मैं इनको चाय भी नहीं पिला सका, मैं मिल भी नहीं सका, लेकिन लोगों ने गली गली घूम करके समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी ताकत दिया। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो क्या लड़ाई करा रहे हो भाई? अरे राजनीति में ऐसा ही होता है। ये क्या